हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता पढ़ेंगे, किरणों का खेल। ये कविता बच्चों पंचवटी नामक खंड काव्य में से ली गई है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और प्रकृति के अलग अलग कार्यकलाप, जो भी काम प्रकृति करती रहती है, और प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही नज़दीकी से बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो पहले हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बोला है कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, की मतलब जो ये चांद है जो आसमान में रात के समय निकलता है, इस चंद्रमा की चांदनी से जो किरणें, जो चांद से किरणें निकलती हैं, वो किरणें जल और थल, थल मतलब बच्चों जमीन, और जल पानी के साथ, जल के साथ साथ थल पर भी अपनी सुंदरता को बिखेर रही हैं। कि ये जो चांद की चांदनी है, जो उसकी किरणें हैं, वो पानी में रिफ्लेक्ट होकर उनका जो परछाई पड़ रही है वो बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो इस तरह से वो जमीन के साथ साथ पानी में भी अपनी सुंदरता को फैला रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ मतलब एकदम साफ सफ़ेद सुंदर चांद की जो रोशनी होती है वो। अवनी मतलब होता है बच्चों धरती, जमीन, और अंबर मतलब आसमान, आकाश में। तो ये जो स्वच्छ साफ सुंदर सफ़ेद चांदनी है, चांद की रोशनी है, वो जल और थल के अलावा पूरी धरती पर और पूरे आकाश में फैली हुई है। तो यहाँ पर रात के समय का वर्णन किया गया है कि रात के समय प्रकृति किस तरह से दिखती है। जो चांद की चांदनी होती है वो जल में और थल में, पानी में, उसके साथ चांदनी पानी की लहरों के साथ खेलती हुई प्रतीत होती है और बहुत ही सुंदर दिखती है। और चांदनी जो होती है पूरी धरती पर, पूरे आसमान में फैली हुई होती है रात के समय, तो और वो बहुत ही सुंदर दिखती है। तो अगली पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाहते हैं कि जो रात की चांदनी है, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब होता है बच्चों खुशी, और प्रकट करना मतलब जाहिर करना। धरती मतलब जमीन। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो अपनी खुशी जाहिर करती है। खुशी किस चीज़ से व्यक्त करती है? हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरा, हरी घास जो होती है उसके जो नुकीले तिनके होते हैं उनसे पृथ्वी अपनी खुशी को जाहिर करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों से। और वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मानो पेड़, तरु मतलब पेड़ की तिनकों के साथ साथ जो हमारे पृथ्वी पर जो पेड़ हैं वो भी मंद मतलब धीमी गति से, पवन मतलब हवा, कि हवा के झोंकों से धीरे धीरे जो हवा के झोंके चल रहे हैं, हवा बह रही है, उससे हमारे सिर्फ घास ही नहीं, पेड़ भी लहरा रहे हैं, एकदम हिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी अपने हरे हरी जो घासों की नोकें हैं उनसे अपनी खुशी व्यक्त करती है, और ऐसा लग रहा है कि मानो हल्की हल्की हवा चल रही है और उनसे पेड़ भी हिल रहे हैं, लहरा रहे हैं। अब हम अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद सुगंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि यह कितनी साफ, स्वच्छ मतलब कितनी साफ सुंदर चांदनी है। यहाँ पर कवि रात के समय का वर्णन कर रहे हैं। और क्या ही निस्तब्ध निशा, निस्तब्ध मतलब होता है बच्चों सन्नाटे से भरी हुई, एकदम सुनसान, बिना किसी शोर वाली। और निशा मतलब रात, कि ये जो रात है ये कितनी सन्नाटे वाली है, कितनी सुनसान रात है, कितनी शांत रात है। और इस शांत रात में सब तरफ उस चांद की सफ़ेद चांदनी फैली हुई है स्वच्छंद सुमंद गंध वह। स्वच्छंद मतलब होता है बच्चों आज़ादी, और सुमंद मतलब धीरे धीरे गति में चलने वाली,
और गंध मतलब हवा, गंध वह मतलब हवा। तो निरानंद है कौन दिशा, निरानंद मतलब बिना आनंद के, आनंद रहित, और दिशा मतलब कोई भी दिशा, कोई भी जगह। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि स्वच्छंद सुमंद गंध वह, कि ये जो हवा है ये बहुत ही स्वच्छंदता से, मतलब आज़ादी से, स्वतंत्रता से इधर उधर धीरे धीरे गति में बह रही है, और इसके आनंद से, इसकी खुशी से कोई भी दिशा वंचित नहीं है। मतलब हर तरफ खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। और इस तरह से कविता में, इन पंक्तियों में कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि रात के समय कितनी सुंदर रात है, कि पूरी सन्नाटे से भरी हुई है पूरी रात, और वहाँ पर पूरी चांदनी फैली हुई है, और हल्की हल्की हवा बह रही है अपनी स्वतंत्रता के साथ, और सब तरफ, सब दिशाओं में वो बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है, बहुत ही खुशी का माहौल लग रहा है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति हर समय अपने कामों को करती रहती है, अपने कार्यकलाप किसी बिना रुकावट के करती रहती है लगातार। तो बंद नहीं अब भी चलते, कि रात का समय है लेकिन प्रकृति ने अपने कामों को करना बंद नहीं किया है, अभी भी नियति नदी के कार्यकलाप, अभी भी नदी अपने लगातार, अपने हमेशा की तरह अपने काम कर रही है। प्रकृति अपने कामों को करने में लगी हुई है, अभी भी प्रकृति चुप नहीं बैठी है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कि रात के समय एकदम सन्नाटा होता है, एकदम चुपचाप माहौल होता है, कि रात के समय एकदम एकांत में, अकेलेपन में, अकेलेपन के भाव में कितनी चुपचाप और सन्नाटे में प्रकृति अभी भी अपने काम में लगी हुई है, सब तरफ सुंदरता बिखेर रही है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रात के बाद जैसे सुबह आती है, तो रात के समय बताया कवि ने कि किस तरह से चांदनी पूरी धरती में, आकाश में, पानी में, हर जगह फैली हुई होती है, और किस तरह से पेड़ लहरा रहे होते हैं और हवा चल रही होती है। और अब कवि बताना चाहते हैं कि किस तरह से सुबह होने पर दृश्य होता है, सुबह की प्रकृति किस तरह से होती है। वसुंधरा मतलब होता है बच्चों धरती, वसुंधरा मतलब धरती, कि किस तरह से ये जो धरती है, मोती सबके सोने पर, सबके सोने पर जब रात हो जाती है, रात के समय सब लोग सो जाते हैं, तो किस तरह से इस जमीन पर चांदनी से सारे मोती बिखर जाते हैं, मतलब चांद की चांदनी एक तरह से सारे में फैल जाती है और वो मोती की तरह चमकती है। और रवि बटोर लेता है उनको, रवि बोलते हैं बच्चों सूर्य को, सूरज को, कि किस तरह से सवेरा होने पर जब सूरज निकलता है तो वो सब जो चांद की रोशनी होती है वो सूरज की रोशनी से कम होती है। तो जब सूरज की रोशनी सारे में फैल जाती है तो वो चांद की रोशनी उसमें ही सिमट जाती है, चांद की रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूरज की रोशनी उसको अपने अंदर समेट लेती है, अपने अंदर सिकोड़ लेती है, और हमें सुबह होने पर सूरज की रोशनी से हमारा जो पूरा पृथ्वी है, आकाश है, पूरी दुनिया सूरज की रोशनी से प्रकाशित हो जाती है। और चांद की चांदनी रात में फैली हुई होती है सब जगह, सुबह सूरज निकलने पर वो सूरज की रोशनी में सिमट जाती है। अब हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, विरामदायिनी बोलते हैं बच्चों संध्या को, शाम के समय को, क्योंकि शाम के समय को हम विरामदायिनी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि शाम के समय क्या होता है, सब लोग, सब जानवर, सभी पशु पक्षी, सभी मनुष्य अपने अपने काम खत्म करके अपने आप को आराम देने के लिए अपने घर की तरफ जाते हैं और आराम करते हैं शाम के समय। तो विरामदायिनी मतलब बोलते हैं संध्या के समय को, शाम को। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, मतलब शाम का समय आता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब शाम का समय होता है तो सब लोग अपने अपने घरों में आराम करने के लिए चले जाते हैं। और शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, जिससे कि फिर से एक रात हो जाती, धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। शाम का रंग कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा सांवला होता जाता है, अंधकार, थोड़ी सी रोशनी और थोड़ा सा अंधेरा मिक्स होने लगता है। तो जैसे धीरे धीरे
शाम होने लगती है, शाम का समय होने लगता है और फिर उसके बाद उसका अंधेरा और ज़्यादा गहरा होता जाता है और फिर वो एक रात का रूप आ जाता है। मतलब जब शाम धीरे धीरे सूरज की रोशनी में अंधेरा आता जाता है शाम के समय, और किस तरह से समय बीतने पर वो एकदम गहरे अंधेरे में बदल जाता है और वो प्रकृति का एक अलग ही रूप बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें यहाँ पर प्रकृति के अलग अलग रूपों के बारे में बताया है कि किस तरह से शाम का समय होता है, किस तरह से रात के समय चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और उसके बाद किस तरह से सुबह आने पर सुबह का जो दृश्य होता है वो कितना ज़्यादा सुंदर लगता है, किस तरह से वो चांद की चांदनी को अपने अंदर समेट लेता है। तो यहाँ पर बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि प्रकृति किस तरह से हमें लगातार अपने कामों में व्यस्त रहती है, अपने काम करती रहती है, और किस तरह से उसी तरह से हम मनुष्य को भी हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहना चाहिए, लगातार अपने काम करते रहना चाहिए, बिना थके, बिना रुके, बिना किसी से शिकायत करे, बिना कोई उम्मीद लगाए किसी से, हमें अपने कामों को लगातार करते रहना चाहिए। तो ये शिक्षा, ये पाठ हमें इस कविता से सीखने को मिला है, जो कि हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। थैंक यू।